हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आई हूँ। ये क्लास नंबर 2 है, यानी कि क्लास सेकंड है हमारी। क्लास फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स के बेसिक जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं और इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये सीरीज़ बाय सीरीज़ मैं आपके लिए ये वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको मैं अच्छे से क्लियर कर सकूँ, और फिर उसके बाद मैं जो MCQs की सीरीज़ जारी की हुई हूँ उसको इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आपके MCQs की जो सीरीज़ है वो बनाऊँ। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जैसा कि इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पहला भाग जो होता है इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और उसमें मैं आज टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि मांग एवं पूर्ति। तो आज हम डिमांड पढ़ेंगे और सप्लाई पढ़ेंगे। डिमांड को कहते हैं, जैसे कि हम बाज़ार जाते हैं तो हम व्यक्ति जो मांग करता है उसको डिमांड करते हैं, और पूर्ति क्या होती है, जब हम वस्तु खरीदते हैं तो जिस चीज़ की या जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो जो वस्तु होती है उसका कितना स्टॉक है यानी कि पूर्ति है, वो सप्लाई कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको इन डिटेल यानी कि मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि और भी जो स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल साबित हो। तो आइए पढ़ लेते हैं। आज हम डिमांड और सप्लाई में पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ सप्लाई समझाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता संतुलन होता है वो समझाऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड को। तो लॉ ऑफ डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग का नियम, यानी कि जो डिमांड होते हैं, जिस किसी भी वस्तु की जब हम डिमांड करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम उन रूल्स के बारे में, यानी कि जो हम खरीदते हैं, हम कौन होते हैं, क्रेता होते हैं। क्रेता कौन होता है, खरीदने वाला। तो खरीदने वाले के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको हम डिमांड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, पूर्ति का नियम, यानी कि पूर्ति कौन होता है, बेचने वाला कि विक्रेता। तो बेचने वाले के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मांग का नियम क्या कहलाता है, क्रेता की साइड से, और जो लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति का नियम जो कहलाता है वो विक्रेता की साइड से कहलाता है। तो आइए स्टूडेंट, इसकी हम मेन फैक्टर को समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में आज हम पढ़ रहे हैं मेन फैक्टर को, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं क्रेता को, यानी कि हम सबको प्रभावित करते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि हम उस वस्तु को खरीद पाएँ या ना खरीदने की जो इच्छा करते हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें वस्तु की तरफ आकर्षित करते हैं या फिर वस्तु ना खरीदने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो मेन जो फैक्टर होता है स्टूडेंट लॉ ऑफ डिमांड का, यानी कि मांग के नियम का जो मेन फैक्टर होता है जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो होता है प्राइस। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइस मीन्स होता है कीमत, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं या फिर बाज़ार में हमें
कोई वस्तु किसी भी दाम में मिल रही है और अचानक से उस वस्तु का दाम बढ़ जाता है, यानी कि कीमत बढ़ जाती है, तो हम उस वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। और जस्ट इसके विपरीत जब किसी वस्तु की जो कीमत होती है गिर जाती है, तो हम उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। मेन फैक्टर जो कि हमें प्रभावित करता है कीमत क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड जो होती है उस वस्तु के प्रति कम हो जाती है, यानी कि कम खरीदने लगते हैं। इसके जस्ट विपरीत जब प्राइस जो होता है वो गिर जाता है तो डिमांड भी हमारी उस वस्तु के प्रति बढ़ जाती है। तो यही होता है मांग का नियम। तो आपको समझ में आ रहा है, एरो से ही समझ में आ रहा है। देखिए ये जब प्राइस का एरो ऊपर हो रहा है तो डिमांड हमारी नीचे, यानी कि एरो जो है नीचे जा रहा है। तो इसमें जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब हम किसी वस्तु और हमारे बीच में क्या, यानी कि वस्तु और उसकी कीमत के बीच में क्या रिलेशन होता है, विपरीत रिलेशनशिप होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है। क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो हम डिमांड कम कर देते हैं और जब कीमत कम होती है तो हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। तो जस्ट उसके अपोजिट हम बिहेव करने लगते हैं। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। मैंने जिस तरह से आपको समझाया है बहुत ही इजी वे में समझाया है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हमारी डिमांड उस वस्तु के प्रति कम हो जाती है। ये परिभाषा है स्टूडेंट, और आप अपनी नोटबुक कॉपी लेकर बैठिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लिखिए। और जस्ट इसके विपरीत जब कीमत गिर जाती है, कम हो जाती है, तो हमारी डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। अब चलिए स्टूडेंट हम लॉ ऑफ सप्लाई को समझ लेते हैं, यानी कि सेकंड जो है मांग और पूर्ति में लॉ ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति के नियम को समझ लेते हैं। पूर्ति के नियम में विक्रेता के नज़रिए की बात की जाती है जो कि सामान यानी कि वस्तु को बेचता है, और उसको जो मेन फैक्टर प्राइस है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है मैं यहाँ पर ये समझाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई में जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो सप्लायर होता है वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगता है, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ी तो वो सप्लाई ज़्यादा कर देता है, उस वस्तु को ज़्यादा बनाने लगता है। वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट जब वस्तु की कीमत घटती है तो सप्लाई भी वो कम कर देता है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि एरो वाइज प्राइस का एरो बढ़ रहा है तो सप्लाई का भी एरो बढ़ रहा है, प्राइस का एरो कम हो रहा है तो सप्लाई का भी एरो कम हो रहा है। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो जो विक्रेता होता है वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि वस्तु की कीमत बढ़ गई है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बनाकर उसे बाज़ार में बेच दूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस यानी कि लाभ प्राप्त हो। तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप लॉ ऑफ सप्लाई में, यानी कि कीमत और सप्लाई के बीच में सीधा संबंध होता है। अब इन दोनों में वो ये बोल रहे हैं, अब लॉ ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा कैसा संबंध है कि लॉ ऑफ डिमांड में तो प्राइस लेवल बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस लेवल बढ़ता है तो सप्लायर क्या होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं की सप्लाई करने लगता है, बनाने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि दोनों ही अपने अपने नज़रियों से, यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों अपने अपने नज़रिए से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं, क्रेता कहता है यानी कि हम सब जो वस्तु को खरीदते हैं हम ये सोचते हैं कि वस्तु की कीमत कम हो ताकि हम डिमांड ज़्यादा कर सकें। वस्तु की कीमत कम हो तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें मुनाफा तो इसी में ही है कि हम कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु खरीद सकते हैं। और सप्लायर क्या कहता है कि मैं
प्राइस लेवल जब बढ़ता है तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँगा। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की कीमत अगर 100 से 200 हो जाती है तो वह एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है, तो वो अपनी वस्तुओं की सप्लाई को क्या है, वो बढ़ा देता है। तो इस तरह का लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में रिलेशनशिप दिखाया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो स्टूडेंट अब हमने मेन फैक्टर के बारे में तो समझ लिया है, अब पर और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को प्रभावित करते हैं। सिर्फ एक कीमत फैक्टर ही प्रभावित नहीं करता। जब हम कुछ वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो हमें सिर्फ एक कीमत के बेस पे हम उस वस्तु को खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं करते हैं, और भी ऐसी इफ़ेक्ट हैं जो कि हम जिसकी वजह से उस वस्तु को खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और नहीं खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं। तो हम देख लेते हैं, आइए स्टूडेंट, अदर फैक्टर को। जो कि अदर फैक्टर है स्टूडेंट वो ये है इनकम, क्वालिटी, सीजन, फैशन, लाइक एंड डिसलाइक। यानी कि इनकम मीन्स होता है आय, क्वालिटी मीन्स उस वस्तु की क्वालिटी कैसी है, सीजन मौसम भी बहुत प्रभावित करता है, फैशन में जब चीज़ें आती हैं तो हम उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं, और लाइक और डिसलाइक पसंद और नापसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उस वस्तु को खरीदें या नहीं खरीदें। तो लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ मेन फैक्टर की बात क्यों की गई है और ये सारे फैक्टर की बात क्यों नहीं की गई है? तो इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यहाँ पर मेन जो अदर फैक्टर्स हैं, इनकम, क्वालिटी, सीज़न, फैशन, लाइक, डिसलाइक, इन सबको लॉ ऑफ डिमांड में यानी कि मांग और पूर्ति के नियम में कांस्टेंट मान लिया गया है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर मान लिया है, क्योंकि जब हमारी इनकम ज़्यादा और कम होती है तो ये भी हमें इफ़ेक्ट कर सकती है। हो सकता है कि इनकम कम होने पर हम उस वस्तु की कीमत यानी कि उस वस्तु की डिमांड हम कम करने लगते हैं, और सप्लायर जो होता है वो भी उस वस्तु की जो प्रोड्यूस करता है उसको कम करना शुरू कर देता है। इस तरह से ये जो अदर फैक्टर्स है इसको मांग के नियम में कांस्टेंट मान लिया गया है। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर मान लिया है, और जब स्थिर माना तो उन्होंने एक शब्द का यानी कि एक वर्ड का यूज़ किया था मांग के नियम में, सिट्रेस पैरिबस। सिट्रेस पैरिबस इस मांग और पूर्ति के नियम में जब ये शब्द का यूज़ किया जाता है, यानी कि ये जो वर्ड है लिया गया है लैटिन भाषा से, और इसका मीनिंग जो है हिंदी और इंग्लिश मीनिंग तो है नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश और हिंदी का वर्ड नहीं है, इसलिए ये लैटिन भाषा का वर्ड है। तो इसको जब भी ऐसे शब्द यानी कि इस शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि अन्य चीज़ों के स्थिर रहने पर या अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर इसको यही कहा जाता है। सिट्रेस पैरिबस का जो मीन्स होता है वो ये होता है कि अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट मान लिए गए हैं इन नियम में। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गए होंगे कि सिर्फ मेन फैक्टर जो प्राइस है वही जो है मांग के नियम को और पूर्ति के नियम को इफ़ेक्ट करता है। बाकी सारे जो फैक्टर्स है इनकम, क्वालिटी, सीज़न, फैशन, लाइक, डिसलाइक, जिसकी वजह से हम वस्तु को खरीदने ना खरीदने का फैसला करते हैं उसको स्थिर मान लिया है। क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी होती है कि वस्तु की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हम उस वस्तु को नहीं खरीदते। सीज़न यानी कि मौसम के बदलने पर हम कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, कुछ चीज़ों की डिमांड कम कर देते हैं। फैशन चेंज होने पर हम कुछ वस्तु की डिमांड करते हैं, जैसे फैशन में अगर नए नए ट्रेंड चल रहे हैं तो हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, हम वही चीज़ें खरीदने लगते हैं। लाइक और डिसलाइक, हमें ये चीज़ पसंद नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे, भले ही हमारे पास उस वस्तु की कितनी भी कीमत हो, और अगर हमें पसंद आ गई है तो वो महंगी होने पर भी हम उस वस्तु को खरीद लेते हैं। फिर भी पूर्ति के नियम में और मांग के नियम में अदर फैक्टर्स को रिमेन कांस्टेंट यानी कि स्थिर मान लिया गया है कि ये फैक्टर्स को आपको इग्नोर करना है। इसमें सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है उसी की बात की गई है कि प्राइस ही है जो क्रेता और विक्रेता दोनों को प्रभावित करता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मांग का नियम और पूर्ति का नियम क्या बोलता है। मांग का नियम बोलता है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, मांग का नियम बोलता है
जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसके साथ ही पूर्ति का नियम ये कहता है जब किसी वस्तु की कीमत जो होता है बढ़ती है तो सप्लायर उस वस्तु की जो प्रोडक्शन करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है। उसके विपरीत जब कीमत घटती है तो सप्लायर क्या होता है, उन चीज़ों को बनाना कम कर देता है, क्योंकि उनको मुनाफा नहीं मिलता है, इसलिए वो सप्लाई को ज़्यादा भी कर देते हैं और कम भी कर देते हैं। किसकी वजह से, किस फैक्टर की वजह से? कीमत फैक्टर की वजह से। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने इतना समझा दिया है। अब हम तीसरे यानी कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा। अब इसके बाद तीसरा एक और है, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि उपभोक्ता संतुलन, जो कि पहले तो मांग का नियम पड़ा, फिर पूर्ति का नियम बना। तो दोनों के बीच का जो संतुलन होता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता संतुलन। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मांग के नियम में तो विपरीत संबंध हो रहा है कि वो जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, और पूर्ति के नियम में भी अपोजिट काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिस पर यो बनाने वाला और बेचने यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही संतुलन में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता का संतुलन। इसको इस तरह से बोलेंगे, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो, यानी कि मांग का नियम और पूर्ति का नियम दोनों बराबर हो, वहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक थ्योरिकल समझाया है, क्योंकि इसे ग्राफ द्वारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूँगी कि किस तरह से मांग का नियम, पूर्ति का नियम और उपभोक्ता का संतुलन ये कैसे ग्राफ द्वारा यानी कि कर्व द्वारा बताए जाते हैं, और किस तरह से उपभोक्ता का संतुलन होता है कि मांग का नियम और पूर्ति का नियम कैसे बराबर होता है, और कहाँ पर उन्हें दोनों को यानी कि क्रेता को और विक्रेता को दोनों को लाभ मिलता है। तो आई होप स्टूडेंट, आपको इतना जो है मैंने आज जो समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, और कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता का जो संतुलन है वो क्या कहता है। तो इन सब की रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट वीडियो में कर्व द्वारा समझेंगे स्टूडेंट। मैं बाकायदा आपके लिए कर्व बनाकर इसको समझाऊंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कैसे होती है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें हमारे इस वीडियो से। थैंक यू।